नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपनी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग क्या पकड़े हुए हैं, हम लोग पकड़े हुए हैं डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 1 क्या है, जियोलॉजी। और जियोलॉजी का हम लोग अब तक 3 वीडियो कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। और इसमें पहला चीज क्या है, हम लोग पकड़ रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है भाई, चलिए पकड़ते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है कि मैक्सिमम सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कहां होता है या कहां हुआ है। क्या है कि मैक्सिमम सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कहां होता है या कहां हुआ है। कहां हुआ है भैया? रिवर बेड। कहां हुआ है? रिवर बेड, नदी के तल्ली में, सी बेड और भूपृष्ठ की द्रोणी या गर्त में। ठीक है, भूपृष्ठ की द्रोणी या गर्त में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आधार से यानी पैड्रॉक्स के भंग होने से उसके कण भुरभुरे रूप से जमा होते हैं, उसे क्या कहते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन कि आधार सेल बैडरॉक्स के भंग होने से यानी टूटने से उनके कण भुरभुरे रूप से कहीं पे जमा होते हैं, उसको क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एलुवियम। क्या कहते हैं उसको? एलुवियम। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक टर्म लगा हुआ है, पहले उस टर्म को समझिए। क्या बोल रहा है कि जिस जल में कार्बोनेट्स घुला होता है, क्या है? कार्बोनेट्स घुला हुआ है जिस जल में, वह जब रॉक से कैविटी और फीचर्स पर बूंद बूंद कर रिश्ता है तो कार्बोनेट रॉक्स और कार्बोनेट क्या है? रॉक्स और कॉलम के रूप में जमा होते हैं। तो क्या है टर्म? कार्बोनेट, जिस जल में कार्बोनेट घुला हुआ है वह जब रॉक के कैविटी और फीचर्स में बूंद बूंद करके रिश्ता है तब कार्बोनेट क्या होता है? रॉक्स और कॉलम्स के रूप में जमा होते हैं। अब इसमें टर्म क्या बोलता है, अगर वो फ्लोर पर गिरता है तो क्या कहलाएगा भैया? अगर ये टर्म जो रॉक और कॉलम के रूप में जमा होता है, अगर वो फ्लोर पे जमा होगा, फ्लोर पे गिरता है तो क्या कहलाएगा? स्टेलग्माइट। क्या है? स्टेलग्माइट। और अगर वो हैंगिंग फ्रॉम द रूफ है तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा स्टेलेक्टाइट। अगर फ्लोर पर गिरेगा तो क्या कहलाएगा? स्टेलेग्माइट। और अगर हैंगिंग फ्रॉम द रूफ है तो क्या कहलाएगा? स्टेलेक्टाइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या बोल रहा है कि द रॉक एडजॉइनिंग ए सीम बट बिलो इज कॉल्ड। क्या है क्वेश्चन? द रॉक एडजॉइनिंग ए सीम बट बिलो इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? फ्लोर। क्या बोलेंगे? फ्लोर। बट ए रॉक एडजॉइनिंग ए सीम बट दोज अबव इट कॉल्ड, क्या है? दोज अबव इट कॉल्ड क्या कहलाएगा? रूफ कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा? रूफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द मेटल माइनिंग प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है? इन द मेटल माइनिंग प्रैक्टिस द रॉक एडजॉइनिंग और बॉडी, क्या है? द रॉक adjoining an ore body is called wall rocks। क्या कहलाएगा? wall rocks। अगला क्या बोलता है, the heading wall being above the ore body, क्या है? the heading wall being above the ore body क्या कहलाएगा? the footwall being below। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है, सरफेस की लेवल लाइन को, क्या है? सरफेस की लेवल लाइन को बेड यानी तल का क्या कहते हैं? स्ट्राइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्ट्राइक सरफेस प्लान ऑफ द बेड में क्या दर्शाता है। क्या है क्वेश्चन कि स्ट्राइक जो है वह सरफेस प्लान ऑफ द बेड में क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कॉन्टूर लाइन दर्शाएगा भैया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सर्वेइंग एग्जाम। क्या है कि स्ट्राइक सरफेस प्लान ऑफ द बेड में क्या दर्शाता है? क्या दिखाएगा? कॉन्टूर लाइन दिखाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो जियोलॉजी का भैया, लेकिन सर्वे में भी ये दागता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कृपया ध्यान से देखिए क्या बोलता है, द डीप ऑफ ए बेड। क्या है क्वेश्चन? द डीप ऑफ ए बेड along any direction between the strike and the true deep is called is apparent deep। क्या कहलाएगा? apparent deep। फिर तो सुनिए एक बार, क्या बोलते हैं कि the deep of the bed along any direction between the strike and the true deep is called is apparent deep। क्या है? is called is apparent deep। चलिए अब क्या बोलता है, जब रॉक्स एक के ऊपर
ऊपर एक यूनिटम अपडेटेड सजेशन से जमा होता है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भैया? कंफर्मेबल। क्या कहलाएगा? कंफर्मेबल। अब दूसरा चीज क्या बोलता है सुनिए, जब रॉक्स एक के ऊपर एक यूनिट अपडेटेड सजेशन से जब वे पुराने स्तर, यहां पे क्या टर्म बदल रहा है? यूनिट अपडेटेड सजेशन से जब वह पुराने स्तर के क्लॉडेड सरफेस पर जमा होते हैं तो दोनों स्तरों के बीच के संपर्क स्तर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनकन्फॉर्मिटी। क्या कहते हैं? अनकन्फॉर्मिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आपका ये सेडिमेंट्री रॉक खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? कॉन्ग्लोमेरेट। क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट में कंकड़ पेबल्स किस आकार के होते हैं? किस आकार के होते हैं? राउंडेड शेप में होगा भैया। किस आकार में? कॉन्ग्लोमेरेट में कंकड़ पेबल्स किस आकार के होंगे? राउंडेड शेप में होंगे। दूसरा, कॉन्ग्लोमेरेट किस आकार के समूह में पाए जाते हैं? किस आकार के? लेंस शेप में। किस शेप में? लेंस शेप में पाए जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट में पेबल्स राउंडेड शेप में ना होकर अगर एंगुलर शेप में हो तो क्या कहलाएगा भैया? क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट में पेबल्स राउंडेड शेप में ना होकर अगर एंगुलर शेप में हो तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा बेरिकल। क्या कहलाएगा? बेरिकल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं सैंडस्टोन से। क्या है पहला क्वेश्चन कि सैंडस्टोन में क्या क्या होता है भैया? क्या क्या होगा सैंडस्टोन में? सैंडस्टोन में पहला चीज क्या होगा? क्वार्ट्ज के कण, प्राय सिलिका और कभी कभी कैल्साइट और सीमेंटिंग मटेरियल रहते हैं। क्या क्या रहेगा? सिलिका, कैल्साइट और सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोन डस्ट का जो कलर है, सॉरी सैंडस्टोन का जो कलर है वह किस पे डिपेंड करेगा? तो सीमेंटिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सीमेंटिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडस्टोन जनरली कहां पाया जाता है? कहां पाया जाएगा भैया? कोलफील्ड एरिया में। कहां पाया जाएगा? कोलफील्ड एरिया में या कोलफील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल को मिनिमम कितनी पतली परतों में विभक्त किया जा सकता है या किया जाता है? क्या है? सेल को मिनिमम कितनी पतली परतों में विभक्त किया जा सकता है या किया जाता है? कितनी? 1 मिलीमीटर की परतों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जियोलॉजी का, अक्सर पूछता है, सुनिए ध्यान से। क्या है? कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर मटेरियल कौन सा है? क्या है? कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर मटेरियल कौन सा है भैया? कौन सा है? फायर क्ले। कौन सा है? फायर क्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट का मेन कंपोस्ट क्या है? क्या है अगला क्वेश्चन? कि लेटेराइट का मेन कंपोस्ट क्या है? क्या है? चिपली एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। क्या है? चिपली एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि लेटेराइट रानीगंज एंड तारकीर कोलफील्ड एरिया के पूर्व में लगभग कितनी गहराई में पाई जाती है? क्या क्वेश्चन? कि लेटेराइट रानीगंज एंड तारकीर कोलफील्ड एरिया के पूर्व में लगभग कितने गहराई में पाई जाती है? कितने गहराई में? 3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला आइए। डोलोमाइट क्या है? क्या है भैया डोलोमाइट? इट इज ए कंपाउंड ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 इन वेरियस प्रॉपर्टीज। क्या है? डोलोमाइट क्या है? इट इज ए कंपाउंड ऑफ क्या है? CaCO3 एंड MgCO3 इन वेरियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फॉसिल्स। क्या आ रहा है? फॉसिल्स, जीवाश्म। 3 क्वेश्चन इससे। पहला क्या है? पृथ्वी की आयु कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है भैया? 40,000 लाख वर्ष। कितनी? 40,000 लाख वर्ष। दूसरा क्या है? मनुष्यों के पद चिन्हों और अस्थियों का फॉसिल्स कितने समय पूर्व तक उपलब्ध नहीं हुआ है? कितने समय तक? 1 मिलियन ईयर एगो। 1 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स कहां पाए
पाए जाते हैं ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहा? ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? जो रॉक्स पहले से ही अस्तित्व में है वो कौन कौन से हो सकते हैं भैया? क्या क्वेश्चन मेरा कि जो रॉक्स पहले से ही अस्तित्व में है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो होंगे भैया आग्नेयस और सेडिमेंट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? मेटाफोरिक रॉक्स में कायांतरण किन मुख्य दो कारणों पे डिपेंड करता है? किस पे? हीट और प्रेशर पे। क्या क्वेश्चन कि मेटाफोरिक रॉक्स में कायांतरण किन दो मुख्य कारणों या घटकों पे डिपेंड करता है? तो हीट एंड प्रेशर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें? इसमें भैया आपका एलिमेंट माइनिंग में एक डाटा दिया हुआ है और उस डाटा में क्या है? मिनरल्स, ओरिजिनल रॉक्स एंड मेटाफोरिक रॉक्स। यानी मिनरल्स क्या है, उसका ओरिजिनल रॉक्स क्या है और मेटाफोरिक रॉक्स क्या है। ठीक है, तो पहला सैंड क्या है? सैंड। ओरिजिनल रॉक क्या होगा? सैंडस्टोन। और मेटाफोरिक रॉक क्या होगा? क्वार्ट्जाइट। सैंड, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट। यानी मिनरल हो गया सैंड, ओरिजिनल रॉक सैंडस्टोन एंड मेटाफोरिक रॉक्स क्या हो गया? क्वार्ट्जाइट। इसी तरह से दूसरे में क्या आता है? क्ले, कैल्शियम। क्या ओरिजिनल रॉक? सैंड। और मेटाफोरिक रॉक्स में क्या क्या आएगा? स्लेट, माइका और सिचिस्ट। ठीक है, स्लेट, माइका एंड सिचिस्ट। अब बारी आती है तीसरे नंबर में किसकी? कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स में क्या है? ओरिजिनल रॉक में लाइमस्टोन, इसका मेटाफोरिक रॉक मार्बल। दूसरा में मार्डस्टोन, इसका मेटाफोरिक मार्बल आर्गिलाइट। तीसरा ग्रेनाइट, ओरिजिनल रॉक ग्रेनाइट, मेटाफोरिक रॉक जेनेसिस। चौथा क्या है ओरिजिनल रॉक में? स्लेट, इसका मेटाफोरिक रॉक सिचिस्ट एंड बेसाल्ट। ओरिजिनल रॉक क्या है? बेसाल्ट और मेटाफोरिक रॉक एम्फीबोलाइट। ठीक है, तो ये एक डाटा दिया हुआ है जिसमें मिनरल, ओरिजिनल रॉक्स एंड मेटाफोरिक रॉक्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द मोस्ट ओरिजिनल सोर्स ऑफ मिनरल? क्या है? व्हाट इज द मोस्ट ओरिजिनल सोर्स ऑफ मिनरल? क्या है? मैग्मा। क्या है? मैग्मा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विभिन्न गैसों और वाष्प द्रव्य अंश के शीतलन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? क्या है क्वेश्चन? विभिन्न गैस और वाष्प के द्रव्य अंश के शीतलन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? पेगमेटाइट्स का। किसका? पेगमेटाइट्स का। चलिए आगे क्या बोलता है? गैस जब कॉन्ट्री रॉक में प्रवेश करता है और उनकी उन रॉक्स पर क्रिया होकर मिनरल डिपॉजिट का निर्माण होता है तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा भैया टेन्यूमेटोटैलिक। क्या है क्वेश्चन कि गैस जब कॉन्ट्री रॉक्स में प्रवेश करता है और उनकी उन रॉक्स पर क्रिया होकर मिनरल डिपॉजिट का निर्माण होता है तो क्या कहलाए? टेन्यूमेटोलिटिक। और एग्जांपल की बात करें तो क्या है? कैसेटेराइट डिपॉजिट। ठीक है भैया, ऐसा ना कि मैंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है भैया, तो थोड़ा एक बार लेक्चर के साथ में किताब से मिला लेना, स्पेलिंग वगैरह ठीक रहेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका मेरा अंग्रेजी थोड़ा क्या है बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसको? जो और डिपॉजिट आउटक्रॉप पर दिखाई देता है उन पर एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से विघटित होते ही डिपॉजिट के विघटित ऊपरी अंश को क्या कहते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। जो और डिपॉजिट आउटक्रॉप पर दिखाई देता है उन पर एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से विघटित होते तो डिपॉजिट के विघटित ऊपरी अंश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? गोसान कहते हैं। क्या कहते हैं? गोसान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें? एक टर्म है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको दे सकता है, माइंड पे स्टेट रखिए। क्या है टर्म? द गोसान इज यूजुअली ऑक्साइड जोन विच में समटाइम्स चेंज इन कार्बोनेट्स। क्या है टर्म? द गोसान इज यूजुअली एन ऑक्साइड जोन व्हेन may be sometimes change into carbonate. क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं रॉक स्ट्रक्चर एंड फॉल्ट्स। पहला क्वेश्चन, किसी भी स्ट्रेटम और रॉक का एक्सपोज वह भाग जो सरफेस पे दिखाई देता है क्या कहलाएगा भैया? क्या है पहला क्वेश्चन कि किसी भी स्ट्रेटम और रॉक का एक्सपोज उसका वह भाग जो सरफेस पे दिखाई देता है क्या कहलाएगा? आउटक्रॉप कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा? आउटक्रॉप।
क्वेश्चन क्या है? वलन के सिर्फ जहां से लेयर मुड़कर चाप बनता है, क्या है? वलन के सिर्फ जहां से लेयर मुड़कर चाप बनता है, क्या कहलाएगा? एंटीक्लाइन। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो क्या कहेगा डिफिनेशन? द क्रस्ट ऑफ द फॉल्ट वेयर द स्ट्राटा आर बैंड अप टू फ्रॉम एन अर्थ इज कॉल्ड एंटीक्लाइन। क्या है? द क्रस्ट ऑफ द फॉल्ट वेयर द स्ट्राटा आर बैंड अप टू फ्रॉम एन अर्थ इज कॉल्ड एंटीक्लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द फोल्डिंग ऑफ सच, डिफिनेशन क्या है? सेंक्लाइन का क्या है डिफिनेशन? इफ द फोल्डिंग ऑफ सच दैट द बेड डीप टुवर्ड ए कॉमन एक्सिस और प्लेन द स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंक्लाइन। क्या है? इफ द फोल्डिंग इज सच दैट द बेड डीप टुवर्ड ए कॉमन एक्सिस और प्लेन स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंक्लाइन। सेंक्लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वॉश आउट का डिफिनेशन है भैया, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वॉश आउट का। क्या बोलता है? वह इरेगुलरिटी जहां तल नदी और धार से अपरदित माने पानी से धीरे धीरे जो कटते कटते जाता है, होने से पतले होते जाते हैं, तल की छत बालू और अन्य पदार्थों से भर जाती है, तो वह क्या कहलाती है? क्या है? वह इरेगुलरिटी जहां तल नदी और धार से अपरदित होने से पतले होते जाते हैं और तल की छत बालू और अन्य पदार्थों से भर जाती है, तो वह क्या कहलाएगी? वॉश आउट कहलाएगी भैया। क्या कहलाएगी? वॉश आउट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जिस फ्लोर पर मिनरल बेड डिपॉजिट होता है वह मिनरल बेड के छत की ओर ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, तो क्या कहलाएगा? क्या है क्वेश्चन? जिस फ्लोर पर मिनरल बेड डिपॉजिट होता है वह मिनरल बेड के छत की ओर ऊपर उठता हुआ अगर दिखाई देता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रोल भैया। क्या कहेंगे? रोल। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिनरल बेड रोल एरिया में कैसा होता है? मिनरल बेड जो है वो रोल के एरिया में कैसा होगा भैया? पतला होगा, थिन। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है कि जिस बेड स्थिर, क्या है कि जिसमें बेड यानी तल स्थिर रूफ और बॉटम के साथ सर्वसाधारण बेड फ्लोर से कई मीटर नीचे धंस जाता है। क्या है? जिसमें बेड स्थिर रूफ और बॉटम के साथ सर्वसाधारण बेड फ्लोर से कई मीटर नीचे धंस जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शिवली। और शिवली कैसा होगा बेटा? भैया मोटा होगा। और क्या है? बिगिन थिकर, यानी उससे रोल जो है रोल से ही हल्का मोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसका? रॉक्स का वह दिखाई देने वाला अंश, क्या है? रॉक्स का वह दिखाई देने वाला अंश जो ओल्डर रॉक से घिरा हुआ रहता है, अनाच्छादन ड्यूनिटेशन से मुख्य मास से पूर्णतः पृथक रहता है। यह पैच मात्र होता है जो चारों ओर से ओल्डर लेयर से घिरा रहता है। क्या कहलाएगा? आउट लेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउट लेयर। फिर से सुनिए क्या बोलता है? रॉक का वह दिखाई देने वाला अंश जो ओल्डर रॉक से घिरा हुआ रहता है, अनाच्छादन ड्यूनिटेशन से मुख्य मास से पूर्णतः पृथक रहता है। यह पैच मात्र होता है जो चारों ओर से ओल्डर लेयर से घिरा रहता है। क्या कहलाएगा? आउट लेयर कहलाएगा। आउट लेयर कहलाएगा। अब इसका दूसरा डिफिनेशन क्या आता है? इन लेयर किसको बोलते हैं? कि नीवर बेड के खंड के रूप में रॉक के प्रकट अंश, क्या है? न्यूयर बेड के खंड के रूप में रॉक के प्रकट अंश जो चारों ओर से न्यूअर बेड यानी नया जो तल है उससे अगर घिरा रहता है तो क्या कहलाता है? इन लेयर कहलाता है। क्या कहलाएगा? इन लेयर। ठीक है, चलिए अब अगला क्या बोलता है? अगला है भैया फॉल्ट का डिफिनेशन। क्या बोलता है? जब रॉक की मजबूती अर्थ के मूवमेंट के कारण स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाती है। क्या है? जब रॉक की मजबूती जो है वह
अर्थ के मूवमेंट के कारण स्ट्रेस जो है उसको सहन नहीं कर पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। फिर तो सुनिए एक बार, जब रॉक की मजबूती अर्थ के मूवमेंट के कारण स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाती है, तो उससे किसका निर्माण होता है, या उसको क्या बोलते हैं? उसको फॉल्ट बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे क्या बोलते हैं? जिस एरिया में मिनरल बेड का अभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? वांट और वैरन ग्राउंड। जिस एरिया में मिनरल बेड का अभाव होता है उसको क्या बोलेंगे? वांट और वैरन ग्राउंड। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एंगल ऑफ हेड क्या है? एंगल ऑफ हेड अंडरलाइन ऑफ द फॉल्ट। एंगल ऑफ हेड और अंडरलाइन ऑफ द फॉल्ट को कैसे मापा जाता है? कैसे मापेंगे? वर्टिकली, और यह लगभग 10 डिग्री से 40 डिग्री होता है भैया। कितना? 10 डिग्री से 40 डिग्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? जिस ओर से फॉल्ट प्लान की ओर जाया जाए क्या कहलाता है? डाउन थ्रो एंड अप थ्रो फॉल्ट। और अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेगा? द साइड फ्रॉम विच और ट्रेवल टुवर्ड द फॉल्ट प्लान। क्या है? द साइड फ्रॉम विच और ट्रेवल टुवर्ड द फॉल्ट प्लान। इसका क्या होगा? डाउन थ्रो और अप थ्रो फॉल्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि जिसमें बेड के ब्रोकन स्ट्राटा एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होता है। क्या है? जिसमें बेड के ब्रोकन स्ट्राटा एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होता है, और फॉल्ट जो है प्लेन डिस्प्लेस्ड बेड की दिशा में आगे की ओर हेड्स होता है, तो क्या कहलाएगा भैया? वो क्या है क्वेश्चन? जिसमें बेड के ब्रोकन स्ट्राटा एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होता है और फॉल्ट प्लेन डिस्प्लेस्ड बेड की दिशा में आगे की ओर हेड्स होता है, तो वह क्या कहलाएगा भैया? वह कहलाएगा नॉर्मल फॉल्ट। क्या कहलाएगा? नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिफिनेशन क्या है कि ओल्डर रॉक्स, नए रॉक्स पर लेटरल कंपैरिजन से थ्रस्ट ओवर होता है, जिससे ब्रोकन स्ट्राटा के छोर एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। इस अवस्था में वर्टिकल बोर होल एक ही तल को 2 बार भेदता है। क्या है? ओल्डर रॉक्स, नए रॉक्स पर लैटरल कंपैरिजन से थ्रस्ट ओवर होता है, जिससे ब्रोकन स्ट्राटा के छोर एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। इस अवस्था में वर्टिकल बोर होल एक ही तल को 2 बार भेदता है, तो भैया वह क्या कहलाता है? वह कहलाएगा रिवर्स फॉल्ट। क्या कहलाएगा? रिवर्स फॉल्ट कहलाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि जिसकी जनरल डायरेक्शन और ट्रेंड इज पैरेलल टू द डीप ऑफ द बेड। क्या है? जनरल डायरेक्शन और ट्रेंड इज पैरेलल टू द डीप ऑफ द बेड। इट्स कॉल्ड डीप फॉल्ट या ट्रांसवर्स फॉल्ट। डीप फॉल्ट या ट्रांसवर्स फॉल्ट। क्या कहलाएगा? डीप फॉल्ट कहलाएगा या ट्रांसवर्स फॉल्ट कहलाएगा। दूसरा क्या बोलता है कि जिसकी जनरल डायरेक्शन और ट्रेंड इज पैरेलल, द स्ट्राइक ऑफ द स्ट्राटा इज कॉल्ड। क्या है? द स्ट्राइक ऑफ द स्ट्राटा इज कॉल्ड स्ट्राइक फॉल्ट और लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ट। ठीक है, अब आगे आ जाए। क्या बोलता है? ए फॉल्ट दैट रन्स एट सम एंगल बिटवीन द टीप एंड द स्ट्राइक ऑफ द बेड इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए फॉल्ट दैट रन्स ऑफ सम एंगल बिटवीन द डीप एंड द स्ट्राइक ऑफ द बेड इज कॉल्ड इज ऑब्लिक फॉल्ट। ठीक है भैया, तो भैया यहां पर आपका डीजे देशमुख का जूलॉजी जो है वो भैया आपका हुआ 4 वीडियो में खत्म, जिसमें से 2 वीडियो लगभग आपका 17 मिनट का है, एक वीडियो लगभग 14 मिनट का है, और अगर इस वीडियो को अगर हम मिला दे भैया, ये थोड़ा बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से 25 से 28 मिनट, चलिए इसको आप 28 मिनट मान लेते हैं, तो आपका 7 7 14 4 18 और 8 26 के 6 2 3 2 5 2 7, यानी लगभग 1 घंटा 15 मिनट के 4 वीडियो में आपका डीजे देशमुख का जूलॉजी कंप्लीट। और मैंने पढ़ाया भी दोस्तों उसी हिसाब से कि जिससे डिफिनेशन, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन दागा जा सके। 20 पन्ना में से मैंने एक भी लाइन को नहीं छोड़ा है कि अगर वहां से क्वेश्चन दागे और आपके छूट जाए होगा।
अगर मेरा ये मेहनत, मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस मेहनत पे एक कमेंट जरूर दीजिए। और साथ ही साथ चलते चलते आप लोगों से बता देता हूं कि जियोलॉजी के बाद आपका नेक्स्ट कल का जो वीडियो आएगा वो आएगा ओपन कास्ट माइंड इन डीजे देशमुख। तब तक के लिए धन्यवाद।